हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एमजेड हर। आज हमारा टॉपिक है क्लास 10 का फिजिक्स। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 में जो टॉपिक है वो है अपवर्तनांक। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन से जनरली हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, जिसको अपवर्तनांक कह रहे हैं, वो आखिर होता क्या है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर क्या करते हैं, तो हम लोग के पास क्या है, जनरली हम लोग हमारे पास एक ऐसे माध्यम होता है जिसको हम लोग कहते हैं मीडियम। तो सपोज कर लीजिए कि ये वायु है और ये ग्लास है। ठीक है, तो एक्चुअल होता क्या है कि इसमें लाइट कुछ इस तरीके से आती है, ऐसे बेंड करती है और फिर ऐसे निकल जाती है। तो इसमें हो क्या रहा है। ठीक, तो हम लोग यहाँ ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वायु में जो लाइट की स्पीड थी वो ग्लास में क्या हो गया, यानी अब ग्लास में जाने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो है, जैसे जनरली हम लोग वायु के बारे में जानते हैं। ठीक है, कि होता क्या है कि वायु में प्रकाश की चाल, ठीक, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये चीज हम लोग को मालूम है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको लाइट ऑफ जो स्पीड है लाइट की, वो आपको ना तो ऑयल का मालूम है, ना ग्लास का मालूम है, किसी भी ना वाटर का मालूम है। किसी भी माध्यम में आप जाएंगे तो वहां पे आपको वो चीज मतलब जो स्पीड है लाइट की वो नहीं मालूम है। ठीक है, यहाँ हमको सिर्फ और सिर्फ मालूम है तो किसका, प्रकाश की चाल हम लोग जानते हैं कि वो क्या होता है। ठीक है, तो इसी को वायु को ही आधार मान करके हम लोग ये देखते हैं कि वायु की जो गति है, जो स्पीड है निर्वात में। ठीक है, क्योंकि वायु की स्पीड, अब हवा जो है वो हवा को हम लोग निर्वात मानते हैं। ठीक है, हम लोग क्यों मानते हैं ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, शून्य मान के हम लोग चलते हैं कि ये शून्य है। ठीक है, तो क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है वो लाइट की इसी में होती है। ठीक है, हवा में होती है। अब जब हवा से ये ग्लास में इंटर करता है, इसकी स्पीड कम हो जाती है। तो कितनी कम हो जाती है, ठीक है, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जनरली जो हमारे पास वायु और ग्लास, ठीक है, जैसे इसमें आप मान लीजिए कि वायु में स्पीड मान लिया 1 है, ग्लास पे स्पीड v2 है। तो ये जो अनुपात है, ठीक, इसमें एक वैल्यू निकलता है जो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इस वैल्यू से हम ये पता करते हैं कि लाइट में जो हवा के कंपेयर में जो गिलास में लाइट कम हुई तो वो कितना गुना कम हो गया। ठीक है, यानी हवा के कंपेयर में कितना गुना कम हो गया। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, माना कि एक ये जी है और हम लोग इसको वैक्यूम के इसमें देख रहे हैं। तो जनरली हमारा जो अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ग्लास का, वो इतना होता है। ठीक है, तो अब 1.5 जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ये स्पीड नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि इसको आप जब Ng निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि लाइट को हम लोग क्या कहते हैं, सी भी बोल सकते हैं, वी भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जनरली यहाँ पे क्या कीजिएगा, 1.5 से डिवाइड कीजिएगा। क्यों, क्योंकि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो निर्वात के कंपेयर में इतना कम है। तो इतना कम है इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि Ng अगर लिखते हैं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इस तरीके से लिखेंगे और 1.5 ये इससे काटेंगे 2 बार में। ठीक है, ये कट जाएगा तो आपके पास जो आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि ग्लास का स्पीड हमने निकाल लिया। ठीक है, इससे पहले हमको क्या मालूम था, हमको हवा के कंपेयर में ग्लास का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम था। ठीक है, और हमको ये नहीं मालूम था कि आखिर और हवा से जब वो क्रॉस करेगा ग्लास में तो उसकी स्पीड क्या होगी लाइट की। ठीक है, ये हमको नहीं मालूम था। तो हमने अपवर्तनांक के मदद से
हमने क्या किया, ग्लास में स्पीड निकाल लिया। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये आपको अब मालूम चल गया होगा कि इन दोनों के, दो माध्यम के अनुपात से हम लोग क्या निकालते हैं, अपवर्तनांक। और अगर अपवर्तनांक हमको किसी चीज का मिल जाएगा तो लाइट से हम उसको कंपेयर करके उसका स्पीड निकाल सकते हैं, जैसे हमने ग्लास का निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपको ये चीज पता चल गया होगा कि एक्चुअली हम लोग अपवर्तनांक पढ़ते क्यों हैं और निकालते क्यों हैं। ठीक है, तो इससे आपको ये, आप ये कह सकते हैं कि किसी भी माध्यम में, किसी भी माध्यम का, जैसे कह सकते हैं कि वायु का माध्यम और किसी दूसरे माध्यम के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका डेफिनेशन देख लेंगे। उससे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं कि इसका क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जनरली इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। तो किसी भी माध्यम का, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा। ठीक है, आप यहां पर लिख लेंगे वायु में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको V1 से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, C से भी V1 कर लेते हैं, या छोड़ दीजिए, इसको C कर लीजिए। ठीक है, और फिर माध्यम में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, ये आप भी कर दीजिए। जनरली हम लोग क्या लिखेंगे, ये n इक्वल टू हमारा लिखा जाएगा C/V। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपवर्तनांक को निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपवर्तनांक समझ गए। अब अपवर्तनांक का हम लोग डिफिनेशन देख लेंगे। तो एक चीज आपको ये भी मालूम चल गया कि हम लोग कह सकते हैं कि माध्यम मतलब वायु के कंपेयर में, ठीक है, वायु के कंपेयर में किसी दूसरे माध्यम में लाइट की जो स्पीड है वो कितनी कम है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो कंपैरिजन, तो हम लोग क्या अब लिख लेंगे कि शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में, ठीक है, प्रकाश की चाल है, आप यहाँ पे इसको C से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, जनरली आप ऐसे C लिख सकते हैं। तो शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अब एक चीज हम जान गए, शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। और भी कर सकते हैं, यहाँ पे और लिखे बेहतर होगा। और अब देखिए, ये चीज जब डिफिनेशन हमने लिख लिया, तो अब एक चीज आप ये जान लीजिए कि अब जब भी हम लोग अपवर्तनांक निकालते हैं तो जनरली आप गौर से अगर देखेंगे, अपवर्तनांक जो है आपको दो तरीके से बुक में दिखाई देगा। ठीक है, पहला जो हो जाता है वो कहलाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा जो आपके पास है वो है अपेक्षित अपवर्तनांक। ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कहते हैं इसको।
तो अब हम लोग इसको समझ लेंगे कि आखिर दोनों में अंतर क्या है। तो अगर हम इजी लैंग्वेज में अगर आपको बताने की कोशिश करें कि ये इस तरीके से, दो तरीके से हम लोग क्यों इसको लिख रहे हैं, तो आप एक चीज ये समझ लीजिए कि जब भी हम लोग किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य से कंपेयर करके, यानी वैक्यूम से कंपेयर करके अगर हम लोग फाइंड करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष, यानी एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। और अपेक्षिक अपवर्तनांक उसे हम लोग कहते हैं जहां पे शून्य माध्यम नहीं हो, वहां पे कोई अन्य दो माध्यम हो, और उन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, वहां पे अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। यानी वहां पे शून्य नहीं होगा, वहां पे शून्य के अलावा कोई दो अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, ठीक है। उन्हीं के बीच अगर हम लोग उसका अपवर्तनांक निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अपेक्षिक अपवर्तनांक। बहुत हार्ड नहीं है, सिर्फ नाम का फर्क है, निकालते वही चीज है, बस इसका जो है शून्य के साथ जो हम जानते हैं वायु, ठीक है, उसके कंपेयर से निकालते हैं। और यहाँ पे वायु नहीं होता, यानी शून्य वैक्यूम नहीं होता है, अलग अलग दो माध्यम होते हैं। नेक्स्ट आप देख लीजिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक को ही हम अपवर्तनांक कहते हैं। एक पॉइंट ये आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कि क्या है ये। तो जनरली आप ये जान लें कि निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी जिसका आपने शून्य से कंपैरिजन करके किसी माध्यम का अपवर्तनांक अगर निकाला है, तो उसी को हम लोग कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। और निरपेक्ष अपवर्तनांक ही आपका कहलाता है अपवर्तनांक। अब यहाँ एक चीज हम लोग देख लें कि वायु को हम लोग क्यों ये शून्य मान के चलते हैं। तो कहता है कि वायु का अपवर्तनांक, ठीक है, वायु का अपवर्तनांक लगभग 1 है, ठीक है। हमने अपवर्तनांक पहले से निकाला हुआ है, या पहले से गिवन है, और हम लोग जानते हैं कि इसका अपवर्तनांक क्या है, लगभग 1 है, यानी 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो लगभग उसको हम लोग 1 मान के चलते हैं। और इसीलिए व्यवहार में वायु की अपेक्षा किसी माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम का निर्वात की अपेक्षा अपवर्तनांक, ठीक है, जिसे निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहा जाता है, ठीक है। यानी वायु के कंपेयर में अगर हम लोग कोई भी अपवर्तनांक निकालते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है। अपेक्षिक अपवर्तनांक, ठीक है। तो कहते हैं यहां पे दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। यह अपेक्षिक ठीक है। तो जनरली इसमें हम लोग क्या करते हैं, n21 इक्वल टू n2 बाई n1 होता है, ठीक। तो हम देखते हैं आखिर क्या है ये। तो मान लेते हैं, माना कि शून्य में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो प्रकाश की चाल हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, c है, ठीक है। और उस माध्यम में प्रकाश की चाल v1, ठीक है। यहाँ हम इसको ऊपर लिख रहे हैं, ठीक।
यहाँ पे माना कि शून्य में प्रकाश की चाल सी है, ठीक। उस माध्यम में प्रकाश की चाल v1, ठीक है। तो इन दोनों से क्या होगा, क्योंकि हमको दो माध्यम मिल गया, एक वायु मिल गया और एक जो है शून्य मिल गया, और एक क्या हो गया, एक माध्यम हो गया। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि अपवर्तनांक जो m1 आएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, अपवर्तनांक हम लोग निकाल रहे हैं, तो जो अपवर्तनांक हम लोग निकाल रहे हैं वो n1 है, ठीक है। तो अपवर्तनांक क्या आ गया, c/v1, यानी आप इसको ऐसे लिखेंगे n1 = c/v1। यानी आप यहाँ पे एक चीज ये गौर करें कि हमने एक शून्य ले लिया और एक माध्यम ले लिया, और शून्य और माध्यम के रेशियो से हमने क्या किया, एक अपवर्तनांक निकाल लिया। अब वो अपवर्तनांक क्या है हमारा, n1, ठीक। फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, फिर सेम चीज, माना कि शून्य में प्रकाश की चाल c है, ठीक है, क्योंकि प्रकाश की चाल शून्य में तो हमेशा एक ही रहेगा, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल अब क्या हो जाएगी, क्योंकि कोई दूसरा माध्यम है हमारे पास, तो v2 हो जाएगा, ठीक है। तो v2 हो जाएगा, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपवर्तनांक n2, तो n2 निकाल रहे हैं तो c/v2, ठीक है। हम लोग ये देखते जा रहे हैं कि ये हमारे पास कैसे आया, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे। अब हम लोग ये देखेंगे, क्योंकि अब हम लोग देखिए, अब हम आपको बता क्या रहे हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक है, ठीक है। अपेक्षिक अपवर्तनांक का हमने डिफिनेशन देख लिया कि दो अपवर्तनांक जो निकालते हैं हम लोग, दो अपवर्तनांक के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं, क्योंकि वहां पे शून्य वाला मामला नहीं होता है। तो हमने क्या किया कि कोई एक शून्य ले लिया, एक माध्यम ले लिया, उसका अपवर्तनांक हमने निकाल लिया, फिर हमने एक शून्य लिया और फिर एक हमने माध्यम लिया और फिर उसका हमने निकाल लिया। तो अब अपेक्षिक क्या कहता है, दोनों का अनुपात। तो आप क्या करेंगे, n1/n2, हमने अनुपात निकाल लिया। तो अनुपात कैसे आप निकालिएगा, c/v1, और इसका कैसे निकालिएगा, c/v2। ये c से ये c कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या आ गया आपके पास, ये कुछ इस तरीके से चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा v2/v1, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, यानी n2/n1 कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा v1/v2, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे या लिख लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष n/1 से निरूपित किया जाता है, तो हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता है कि n/1 हम लिखते हैं n2/n1, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि n/1 यानी n2 कितना है आपका, तो आप यहाँ से देख लेंगे कि n2 आपका क्या है, c/v2, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ लिखेंगे n/1, और ये आपका जो n1 जो है वो आपका क्या है, c/v1, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए कि ये c से c कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, n/1 = v2/v1, ठीक है। ये आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो आपका क्या निकल गया, माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, ठीक है।
ठीक उसी तरीके से आप क्या करेंगे, N12 निकाल लेंगे, तो ये V1 बाई V2 आ जाएगा। तो ये हो गया, ये इसको आप 1 मान लें, इसको आप 2 मान लें ऐसे। तो ये आपका हो गया माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ठीक है ना। तो 1 और 2 से यहाँ पे आप ले लेंगे 1 और 2 से, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, N21 इंटू N12, तो ये भी आपस में गुना हो जाएगा। तो V2 बाई V1, V2 और V1 बाई V2, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ये क्या आ गया, N21 इंटू N12, ये आ गया आपका 1। तो ये लिखा जाएगा N21 इक्वल टू 1 बाई N12। ये एक दूसरे का क्या होता है, एक्चुअल में रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कहना चाह रहा है कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं N21 यानी N2 बाई N से N1 से, ठीक है। दोनों क्या है, ये दोनों अपवर्तनांक है। तो ये कहना चाह रहा है कि ये एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। जहां हम लोग इसको इजिली फाइंड कर सकते हैं, N21 आपको दिया रहेगा तो उसका आप रेसिप्रोकल अगर कर देंगे तो आपको दूसरा जो है वो फाइंड हो जाएगा। यहाँ आपका ये पाई है, ठीक है। थैंक यू।